शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, ये सारे आईपीएल के सितारे चमकते हैं। आईपीएल में आप चमकेंगे अहमदाबाद के बड़े मैदान में, जो बहुत खूबसूरत, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मुझे वो मैदान लगता है। यहाँ पे मुकाबला होगा 51वां सीजन का। एक टीम जो 14 साल के बच्चे से मार खा के अपने कॉन्फिडेंस को नीचे गिरा के आ रही है, वो है गुजरात, जो अपने घर में खेलेगी। और दूसरी टीम चेन्नई को चेन्नई के घर में हरा के आके अहमदाबाद के घर में खेलेगी। कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या पिच मिलती है, इसमें ही मेरा एक सवाल रहेगा। क्या मुंबई के सामने गुजरात ने जो पिच दी थी, जो काली मिट्टी की पिच थी, जिसमें थोड़ी सी गेंद ग्रिप कर रही थी, उतना उछाल नहीं है, क्या हैदराबाद के सामने वो सही रणनीति नहीं होगी? मैं ये मानता हूं कि वैसा ही देनी चाहिए काली मिट्टी की पिच। अब इस मैदान में ना जनरली 206 का औसत देखने को मिला इस सीजन। हाई स्कोरिंग मुकाबला है, लेकिन अगर थोड़ी ग्रिप हुई, सनराइज हैदराबाद को तकलीफ होती है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। होता क्या है ना कि आपको मार तो पड़ती है, आईपीएल वैसा ही मुकाबला है, मार तो आपको 14 मैच खेलेंगे ज्यादातर पड़ेगी, लेकिन आप किस तरह से वापसी करते हो, ये बड़ा जरूरी होता है। दिक्कत यह है गुजरात के सामने, एक 14 साल के यंग लड़की ने, एक रुकी ने आके सबको पिटाई की, सेंचुरी मार दी। कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा धक्का गिरा होगा, जवाब था ही नहीं किसी के पास। अब ये मैच में वो चीज को ना आए तो क्या करना चाहिए गुजरात को? सबसे पहले अर्ली ब्रेक थ्रू लेना बड़ा जरूरी है। अर्ली ब्रेक थ्रू नहीं लिया तो फिर दिक्कत आएगी, उसमें मोहम्मद सिराज का रोल बड़ा हो जाएगा। हैदराबाद के सामने पिछली बार खेले थे, बहुत अच्छा काम किया था। क्या उसी को रेप्लिकेट कर सकते हैं? क्योंकि सामने जो चैलेंज है ना, वो दो धारी तलवार है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, अगर वो तेज चल गए ना, फिर कॉन्फिडेंस को शैटर करेंगे। इसी वजह से नई गेंद बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना गुजरात टाइटंस के लिए और उनकी गेंदबाजी यूनिट के लिए, ताकि वो बेहतर फील करे, ये बड़ा जरूरी होगा। 541 रन और 60 से ज्यादा का औसत साई सुदर्शन और शुभमन गिल, ये दोनों के मिला के आंकड़े हैं। ये पहली पैर है जिसने ये कारनामा किया है, तो काबिले तारीफ इनका फॉर्म चल रहा है। एक दूसरे के साथ तालमेल बड़ा जबरदस्त है। कंसिस्टेंटली सामने वाली टीम को नए बॉल पर विकेट देने ही नहीं दे रहे, तो इससे क्या होता है, बाकी बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है गेम को चलाने के लिए। और उसी में जॉस बटलर की बात करें तो उनके रन भी ना 400 पहुंच चुके हैं। इसका मतलब 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, उसमें से 2 खिलाड़ी 400 के ऊपर, शुभमन गिल 400 के करीब जा रहे हैं। यही ज्यादातर रन बना रहे। 70 से लेके 80% रन आप हर मैच में 3 खिलाड़ी से अगर आपको मिलते हैं, तो फिर ये कितना आसान काम हो जाता है। लेकिन दूसरा पहले ये भी है ना कि बाकी बल्लेबाजों की इतनी बैटिंग आ नहीं रही है, वो एक फिक्र है। मैं जानता हूं आप फैंस भी ये बात करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गुजरात के फैंस है वो कह रहे हैं यार हम तीनों पे ही पूरी जिम्मेदारी लेके पूरी टूर्नामेंट में आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा जो डर है वो कई फैंस का डर भी होगा कि अगर जल्दी विकेट मिल गई सामने वाली टीम को, तो फिर क्या करेंगे? बाकी बल्लेबाज किस तरह से वो फॉर्म दिखाएंगे क्रूशियल टाइम पे? सर्फिन रदरबर्ड को क्यों नहीं खिलाया लास्ट मैच? मुझे नहीं समझ आया। इंजर्ड थे तो अलग बात है, लेकिन करीम जन्नत को खिलाया, रदरफोर्ड ने रन बनाए। ये तीनों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने रन बनाए तो सर्फिन रदरफोर्ड ने रन बनाए। उसको ड्रॉप मत करो। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी और बड़े शॉट भी लगाता है, उसका खेलना हर मैच बड़ा जरूरी है। देखिए, जब आप जीतते रहते हैं ना तो कोई सवालिया निशान खड़े नहीं होते, लेकिन जब आप हारते हो तो चीजें सामने आती है। अब जीटी की जो बॉलिंग चेंजेस रही है ना, उस पर कई बार आप एक सवाल जरूर उठाएंगे। पिछले मैच में ही प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत लीड लेके आए, साई किशोर, जो फर्क नहीं पड़ता यार। वो गेंदबाज ऐसा है ना कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने भी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। क्योंकि यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी खेल रहे थे तो उनकी एंट्री पॉइंट भी बहुत लेट थी। एक ओवर तो दे ही सकते थे। वो गेंद को बाहर ले जाके शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। ये ध्यान उनको रखना चाहिए। अक्षर पटेल ने एक ही इनिंग में 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को आउट किया है ना, लगातार किया है। तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के सामने विकेट नहीं ले सकता। तो वो एक सवालिया निशान है। थोड़ा बहुत चेंजेस रदरफोर्ड की मैंने बात की, उसमें भी सवालिया निशान होगा कि यार ये गलती आप बार बार ना करें, दोबारा ना करें, ताकि गुजरात को नुकसान ना हो। अब राशिद खान की देखिए, जो गेंदबाजी है ना राशिद खान की, जो हमने पहले सवाल उठाए थे कि यार इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी बात कर रहा था मैं कि यार ये वापस तो आ जाएगा, वापसी कर लेगा। पिछले मैच में भी सबको मार पड़ रही है। लगभग 16 ओवर में सामने वाली टीम 200 का आंकड़ा पार कर देती है, लेकिन राशिद खान 6 की इकोनॉमी से भी रन नहीं देते। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। वैभव सूर्यवंशी को भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। हालांकि उन्होंने चौका और छक्का लगाया इन्हें, लेकिन ज्यादातर गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। उससे पहले केकेआर के सामने भी जो 2 क्रूशियल विकेट निकाली थी, दोनों वेस्ट इंडियन को आउट किया था। तो समझ में आता है कि अब इनका माइंडसेट भी चेंज हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि विकेट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। उनका जो रिदम है वो भी बेहतर नजर आ रहा है, और ये गुजरात के लिए बड़ा जरूरी है। स्पेशली जब लीग बिजनेस एंड में पहुंच रही है, तो फिर राशिद खान की तरफ एब्सोल्युटली देखेंगे शुभमन गिल कि हमें ये क्रूशियल विकेट निकाल के दें। प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते हैं गुजरात टाइटंस की। शुभमन गिल, साई सुदर्शन जबरदस्त रन बना रहे हैं। जॉस बटलर, ये 3 इनके मेन स्तंभ है। वॉशिंगटन सुंदर और फिर सर्फिन रदरफोर्ड, लेके आइए इन्हें। इनका खेलना बड़ा जरूरी है। शाहरुख खान, राहुल तवेतिया, राशिद खान, ये आपके जबरदस्त 8 हो चुके हैं।
साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। अब जो आखिरी प्लेयर है ना, क्या अरशद खान की तरफ जाएंगे? और उसके साथ आपके पास ईशांत शर्मा के भी ऑप्शन है, तो ये दोनों में से कोई एक भी जो आपको लगता है कि यहाँ पे ना अगर लेफ्ट हैंड गेंदबाज लेके आना है दूर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने, खास करके ट्रेविस हेड परेशान होते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने, तो आपके पास अरशद खान का ये विकल्प है। सनराइज हैदराबाद का अप्रोच थोड़ा सा चेंज था, हालांकि चेस कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, चेस करते हुए वो अप्रोच एकदम बढ़िया था। पहले बैटिंग करते हुए उनका पुराना ही अप्रोच है, क्या पहले बैटिंग करते हुए भी अप्रोच को बेहतर करेंगे? ये एक सवालिया निशान रहेगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए। मैंने पहले बात की थी कि 2 प्लेयर कम से कम ऐसे होने चाहिए जो ग्लू का काम करें। खैर, उनकी गेंदबाजी में भी ना मोहम्मद शामी ने पहली गेंद पे विकेट निकाली, वो नई गेंद पे विकेट निकालने लगे, तो उनका एक और पॉजिटिव। पैट कमिंस अच्छे नजर आए, उनका बहुत बड़ा पॉजिटिव। हर्षल पटेल बैक टू टेकिंग विकेट्स, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव। और एक और चीज ना, कमिंडो मेंडिस, उनके आने से भी बहुत फर्क पड़ा है कि एक ऑलराउंड खिलाड़ी मिल जाता है जो फील्डिंग भी बहुत बढ़िया करता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ना चीजें बेहतर होने की अंदेशा दे रही है हैदराबाद के लिए। ये बहुत बढ़िया बात। कमिंडो मेंडिस की बात करते हैं, देखिए जिस तरह से वो बीच में गेम चला रहे हैं ना, एक तो गेंदबाजी भी कर रहे हैं, दोनों हाथों से गेंदबाजी करते हैं। मैं अंडर 15 जब इंडिया के लिए खेला था मलेशिया में, तो वहां पे एशिया कप में एक खिलाड़ी को मैंने देखा था, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो दोनों हाथों से गेंदबाजी करता था। तो पहली बार मैंने देखा था यार ये क्या खिलाड़ी है यार, ऑफ स्पिन भी डाल रहा है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को और लेफ्ट आर्म स्पिन डालता है राइट हैंड बल्लेबाज को। कमिंडो मेंडिस वैसा ही करते हैं। कैंडी टस्कर के लिए भी खेले हुए, मेरे साथ थे मेरी टीम में, बैटिंग करता था ना, ऐसा लगता था कि नॉर्मल कन्वेंशनल खिलाड़ी है। हैदराबाद के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अगर ऊपर विकेट गिर गई तो फिर ये गेम को संभाल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। फील्डिंग में तो ऐसा लग रहा है मुझे सेकंड बेस्ट कैच था वो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना उन्हीं के जो टीम है चमीरा, उन्होंने जो फ्लाइंग कैच पकड़ा था दिल्ली के जो खिलाड़ी है, उसे मैं नंबर 1 मानता हूँ, इनको नंबर 2 मानता हूँ, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं, बहुत तगड़े खिलाड़ी। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हैदराबाद के लिए। ईशान किशन ने पिछले मैच में 44 रन की जो पारी खेली थी ना, वो बड़ा क्रूशियल थी। अगर वो नहीं आती तो हैदराबाद वो रन चेज ना कर पाती, क्योंकि बीच में स्पिनर को भी अच्छा खेले, बड़ा शॉट भी लगाया था, थोड़ा संभाल के भी खेल रहे थे, विकेट गिर गई थी उसके बाद। अगर नहीं आता ना रन, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होता, उनके करियर के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि शतक जड़ा था उसके बाद लगातार फेल हो रहे थे, बहुत टाइम के बाद वो रन आए, तो वहां पे वो बेहतर फील करेंगे, और उनका बेहतर फील करना बड़ा जरूरी है। नंबर 3 का बल्लेबाज है ना, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, नंबर 3 का बल्लेबाज है, और यहाँ पे तो अच्छी पिच मिलती है अहमदाबाद में, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस में आना, रन बनाना, हैदराबाद का मैच जीतना अच्छी चीज है। लेकिन राशिद खान का चैलेंज रहेगा। राशिद खान को किस तरह से खेलते ईशान किशन, ये देखना होगा। अगर स्ट्रेट अवे ऊपर अगर अच्छी शुरुआत हो गई और नीचे जब विकेट गिरी और राशिद खान का सीधा सामना करना है ना ईशान किशन को, तो तकलीफ में आएंगे ईशान किशन। वहीं पे अगर फास्ट बॉलर को खेल के थोड़ा सेट होके फिर रशीद को खेलेंगे, तो फिर चीजें बदलेगी। तो ये भी आपको देखना होगा, जब आप मैच देखेंगे ना, इस लेंस के साथ देखना। एसआरएच की जो बॉलिंग यूनिट है ना, उसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव पिछले मैच में देखने को मिले थे, खास करके कमिंस 16वीं ओवर डाली थी धोनी और हुडा के सामने, वहां पे 3 डॉट बॉल और 3 सिंगल, सिर्फ 3 रन 16वीं ओवर में हार्ड लैंड डाली थी, बैट को बीट भी किया था 2 बार, तो वो बहुत बढ़िया नजर आ रहे थे। और साथ ही में मोहम्मद शामी ने अगर पहली गेंद पे विकेट निकाली ना, नई गेंद पे विकेट निकाली, तो ऐसा लगा कि पूरी गेंदबाजी यूनिट को ना एक ऊर्जा मिल गई, बिकॉज उसी के लिए तो उन्हें लिया था मोहम्मद शामी को, कि आप आएंगे, नई गेंद पे विकेट निकालेंगे और अच्छा ब्रेक तो दिलाएंगे। और हर मैच में अगर एक बार भी कर दिया उन्होंने, वो अपना काम कर दिया। अहमदाबाद में आए, गुजरात के लिए बहुत साल खेले, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये पिच उन्हें भाती है। तो यहाँ पे मैं फिर से उम्मीद करूंगा मोहम्मद शामी अच्छी गेंदबाजी करे, नई गेंद के साथ अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाए, जो सनराइज हैदराबाद के लिए बड़ा क्रूशियल। हर्षल पटेल भी बैक टू विकेट टेकिंग वेज है, मैन ऑफ द मैच भी उन्हें मिला है ना, वो स्लोअर 1 पे अच्छी गेंदबाजी की है। एक और पॉजिटिव ओवरऑल हम अगर देखेंगे, स्पिनर अगर थोड़े और पुख्ता गेंदबाजी करें, तो यहाँ पे ना मुझे लगता है बहुत बढ़िया हो जाएगा हैदराबाद के लिए, क्योंकि ज़ीशान अंसारी नए हैं, राहुल चहर का वो फॉर्म नजर नहीं आ रहा है, कौन सा स्पिनर वो जो उनका मेन है, जो लग रहा है कि भाई ये आएगा और वो विकेट निकालेगा, वहां पे थोड़े पीछे रह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि फास्ट बॉलर जो उनके हैं वो अच्छी अभी गेंदबाजी कर रहे हैं। और अगर काली मिट्टी की पिच मिली ना, जो अहमदाबाद में आपको मिल सकती है, तो फिर मोहम्मद शामी की वो हार्ड लेंथ, हर्षद पटेल का वो स्लोअर 1, स्पिनर की अच्छी गेंदबाजी करना, ये बड़ा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इस पिच के मुताबिक ना आपने वो लेंथ डालना बड़ा जरूरी है। हैदराबाद में पिच थोड़ी सी अलग होती थी, वहां की लेंथ अलग है, और इस ग्राउंड का डायमेंशन भी अलग है, थोड़ा बड़ा मैदान है, तो गेंदबाजों के लिए फायदा हो सकता है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इन दोनों की बात तो करना बड़ा जरूरी है। देखिए दोनों ना पिछले सीजन के कंपैरिजन में अपनी परछाई नजर आ रहे हैं।
वो वैसे प्लेयर नहीं नजर आ रहे जो पिछले साल थे, जिनके कंधों पे रन बना बना के वो टीम फाइनल में पहुंच गई थी। लेकिन इस सीजन अभिषेक शर्मा का एक शतक आया, एक 40 आया मुंबई के सामने, उसके अलावा ट्रेविस हेड की 2 अर्धशतकीय पारी आई, उसके अलावा कुछ देखने को मिला नहीं है। सीजन एकदम बिजनेस एंड में आ चुकी है, अब इनको वो फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। टीम्स क्या करी, इन्हें बहुत बढ़िया प्लान कर रही है। अंशुल कंबोज याद होगा 2 मिड ऑफ के साथ गेंदबाजी की थी, स्लो रन में आखिरकार में स्ट्रगल कराने के बाद आउट किया था उनको ट्रेविस हेड को। अब अलग अलग जब प्लान होते हैं ना, तो आपको हल्का सा रेडी रहना है, वो फील्ड की तरफ तवज्जो देखें। अभिषेक शर्मा के सामने भी ना ऑफ स्टंप के बाहर वो प्लान कर रहे, बैट थोड़ा सा खुला है कि भाई आप वहां पे मारिए, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल बैट शॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेविस हेड, तो उन्हें कहा जाता है कि आप ज्यादा अक्रॉस जाइए, लेकिन लेंथ ऐसे डालेंगे जहां पे आप ज्यादा अक्रॉस नहीं जा सकते, मतलब हल्की सी लेंथ थोड़ी सी आगे हो रही है और एलबीडब्ल्यू बोल्ड का वो मामला बन रहा है। अब इसको काउंटर करें, थोड़ा सा प्लानिंग बेहतर करें, और अगर बेहतर प्लानिंग की, ट्रेविस हेड ने कोशिश किया कि सामने ज्यादा देखे, हॉरिजॉन्टल बैट जरूर उनकी जो ताकत है, क्योंकि बॉटम हैंड जब आता है तो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट निकलता ही निकलता है, लेकिन क्या थोड़ी देर अगर वो प्लान है सामने वाली टीम का सामने डालने का, तो क्या सामने खेल सकते हैं। कई बार ना आड़े बैट से भी खेलते, फाफ डुप्लेसी खेलते, आपको पता है जो उनकी ग्रिप है ना, दोनों हाथ अलग रहते, सामने भी ना ऐसे आड़े बैट से ही खेलते हैं। क्या थोड़ा सा उस पर ज्यादा होल्ड कर सकते हैं अपने शेप को सामने खेलने के लिए ट्रेविस हेड? क्या अभिषेक शर्मा जो एकदम हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, क्या टाइमिंग पे तवज्जो दे सकते हैं? क्या प्लानिंग अगर ऑफ स्टंप के बाहर है, थोड़ी देर अलोंग द ग्राउंड खेल सकते हैं? ये सब चीजों पे अगर ध्यान देंगे और अच्छा स्टार्ट मिल गया तो हैदराबाद के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा स्टार्ट दिलाने के लिए, लेकिन तीनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन का मैचअप ना राशिद के सामने बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर आते हैं कमिंग टू मेंडिस, पैट कमिंस, जयदेव उनदकट, जीशान अंसारी या राहुल चहर। दोनों में से जो भी नेट में अच्छी गेंदबाजी करा ना, आप उसे खिलाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल चहर के साथ कॉन्फिडेंस का मसला है, क्योंकि जितना भी सीजन देखा है वो लेंथ को कंसिस्टेंटली एक जगह पे नहीं डाल पा रहे। इसी वजह से तो यंग लड़के को खिला रहे हैं ना। जीशान तो उनसे यंग है एक्सपीरियंस के मामले में, हर्षल पटेल और मोहम्मद शामी। तो ये आपके प्लेइंग 12 इसके साथ ही जाना चाहिए, बहुत ज्यादा छिड़खानी करने की जरूरत है नहीं। कैसा लग रहा है आपको ये प्लेइंग 12? मैचअप से पहले ना एक बात ये कहना चाहूंगा कि लास्ट के 5 ओवर में ना सनराइज हैदराबाद को अपना कद बड़ा करना पड़ेगा। लगभग 12.5 रन प्रति ओवर दे रहे हैं लास्ट की 5 ओवर में। वहीं पे अगर गुजरात की बात करें ना, तो लगभग 9.5 रन प्रति ओवर दे रहा है आखिरी की 5 ओवर में, मतलब 3 रन का फर्क है। बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है गुजरात आखिरी के ओवर में, वहां पे गेंद को रोक रही है, वहीं पे सनराइज हैदराबाद गेंद को जाने दे रही है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मैचेस पे आते हैं। साई सुदर्शन बनाम हर्षल पटेल, पैट कमिंस और मोहम्मद शामी, तीनों का अगर आंकड़ा मिला ले, साई सुदर्शन का स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं है और तीनों के सामने एक एक बार आउट हुए, तो ये एक मैचअप होगा तीनों फास्ट बॉलर के सामने साई सुदर्शन का। दूसरा मोहम्मद शामी बनाम जॉस बटलर। मोहम्मद शामी सीम का इस्तेमाल बहुत अच्छा से करते हैं। आउट स्विंग से ज्यादा मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, अगर मैं खेमे में हूँ हैदराबाद के, मैं ये कहूंगा मोहम्मद शामी को आप क्या इन स्विंग डाल सकते हैं उनको, वो थोड़ा सा सीम लेट जहां पे टारगेट किया जा सकता है स्टंप्स को और पैड को इन्वॉल्व किया जा सकता है लेग साइड का एक अच्छा कैचिंग फील्डर लगा के। तो ये मैचअप मैं जरूर देखना चाहूंगा। बात करते हैं अब दूसरी तरफ। अब यहां पे आ जाएंगे ट्रेविस हेड बनाम मोहम्मद सिराज, अभिषेक शर्मा बनाम मोहम्मद सिराज। क्योंकि पिछले मैच में दोनों ही ओपनर को आउट किया था ना, पूरी कमर तोड़ दी थी सनराइज हैदराबाद की मोहम्मद सिराज ने। इस बार भी वही देखने को मिल सकता है। स्टंप से ओवर द विकेट गेंदबाजी करके गेंद को बाहर लेके जा सकते हैं ट्रेविस हेड के सामने, ये एक अच्छा प्लान। और वहीं पे अभिषेक शर्मा के लिए ऑफ स्टंप से क्या वो इन स्विंग डाल सकते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, ये एक मैचअप होगा। वहीं पे ईशान किशन बनाम राशिद खान, ये एक बढ़िया मैचअप है जिसमें दबदबा है राशिद खान का ईशान किशन के सामने। थोड़ा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कई बार ईशान किशन सिर्फ डेड डिफेंस करते हैं, जिससे वो स्पिन के सामने या तो वो बड़े शॉट लगाते हैं या तो फिर वो सिंगल वाला जो लगातार रिस्क को इस्तेमाल करके लूज हैंड करके स्ट्राइक रोटेट करना है, उनमें वो फंस जाते हैं। तो वहां पे राशिद खान उनको दबोच सकते हैं। सबसे बड़ा मैचअप रहेगा क्लासन बनाम राशिद खान। देखिए क्लासन इस सीजन ऐसे T20 में भी खेले राशिद खान को और IPL में भी खेले, 187 का स्ट्राइक रेट है, एक बार भी आउट नहीं हुआ है। वो मैचअप किस तरफ जाता है ये मैं देखना चाहूंगा। गुजरात के लिए बड़ा जरूरी है कि राशिद खान क्लासन को दबोचे और वहीं पे क्लासन हैदराबाद के लिए वो बड़े शॉट खेले, क्योंकि जब क्लासन आएंगे एक ओवर राशिद खान का बचा होगा। देखिए मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस वापसी करेगी। ये वापसी करना जानती है, अच्छी टीम रहती है। अच्छी बात क्या रहती है गुजरात की, माहौल ना ऑफ द फील्ड अच्छा रहता है, ये बड़ा जरूरी है।
हारने के बाद भी, क्योंकि पिछला मैच गुजरात हारी है, सनराइजर्स हैदराबाद जीती है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सनराइजर्स हैदराबाद ज़्यादा बेहतर फील करेगी। लेकिन अर्ली ब्रेक थ्रू अगर मिल गया तो फिर अच्छी तरह से मिडिल ओवर्स बल्लेबाजों को पकड़ने वाले स्पिन गेंदबाज गुजरात के पास हैं, साई सुदर्शन और राशिद खान। और अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते तो वो भी गेंदबाजी अच्छे से करते हैं। तो फिर ये 3 स्पिनर ना हैदराबाद के मिडिल ओवर्स बल्लेबाजों को पकड़ सकते हैं। इसलिए मैं गुजरात के साथ जाऊंगा। आप किसके साथ जाएंगे बताइएगा।